वेलकम क्लास। आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसी जर्नी जो बीकॉम स्टूडेंट के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस वन शॉट वीडियो होने वाला है, सो स्टे ट्यून एंड वॉच टिल द लास्ट। सो लेट्स स्टार्ट। इमेजिन करो आप एक स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हो, यानी कि अपना एक खुद का बिजनेस लॉन्च कर रहे हो, लेकिन सरकार की पॉलिसी, कंपटीशन और ग्लोबल ट्रेंड आपके डिसीजन को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये है बिजनेस इन्वायरमेंट। डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके बिजनेस को वो अफेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की पॉलिसीज़ हों, चाहे हमारा इकोनॉमी हो, जो कि इन्फ्लेशन हो, डिफ्लेशन हो, महंगाई हो, ये सारी चीज़ें बिजनेस को डायरेक्ट अफेक्ट करती हैं और इम्पैक्ट करती हैं, और इसी चीज़ को हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट इक्वल टू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि बिजनेस के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इंटरनल होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि बिजनेस के बाहर होते हैं। इंटरनल कौन से फैक्टर हैं? जैसे कि इम्प्लॉयज़ हो गए, मैनेजमेंट हो गया, वर्क कल्चर हो गया। ये सारे फैक्टर्स जो है वो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, और ये आते हैं इंटरनल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। और बहुत सारे फैक्टर्स हो गए जैसे कि पेस्टल, इनको पेस्टल भी कहा जाता है। ये इसलिए क्योंकि पेस्टल मतलब ये इंडिविजुअली स्टैंड करते हैं डिफरेंट टर्म्स से, जैसे कि पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये फैक्टर्स को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसीलिए इन फैक्टर्स को एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, सो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, कंपटीशन होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स होती हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। द फर्स्ट वन इज इंटरनल फैक्टर एंड द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल फैक्टर। नाउ जब मैकडोनल्ड की बर्गर इंडिया में टेस्ट अलग अलग हो सकता है और नेटफ्लिक्स हर कंट्री के लिए कस्टमाइज कंटेंट देता है, यही एक ग्लोबलाइजेशन का मैजिक है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ग्लोबलाइजेशन जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी को एक साथ लाती है और इंटीग्रेट करती है। इकोनॉमीज़ को इंटीग्रेट होती हैं ग्लोबलाइजेशन में, राइट। ट्रेड, कैपिटल, टेक्नोलॉजी का फ्री फ्लो होता है, और ये इंक्रीज़ करता है गुड्स का फ्लो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, सर्विसेज का फ्लो, कैपिटल और टेक्नोलॉजी का फ्लो। ठीक है, ये लीड करता है इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशंस। एक नेशन से दूसरे नेशन में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता है, जिससे हम जो नेशंस है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस हो जाते हैं, और उनकी प्रोडक्ट जो उनके नेशन में अवेलेबल नहीं है दूसरी कंट्री प्रोवाइड कराती है। सो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जैसे कि एप्पल, अमेजन, ये हर जगह अवेलेबल है जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। कल्चरल एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज करता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। इंडिया में के पॉप फेमस है, जैसे कि यूएस में योगा फेमस है। सो ये ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रिलायंस का जो जियो, फेसबुक और गूगल के साथ पार्टनरशिप करके एक ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट करता है, ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल है। अब बात करते हैं लिबरलाइजेशन पे। लिबरलाइजेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिससे गवर्नमेंट अपना कंट्रोल जो है वो कम कर देता है और रेस्ट्रिक्शंस कम कर देता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। 1991 में इंडिया की इकोनॉमी एकदम ओपन हुई, जैसे एक बंद दरवाज़ा खुल गया हो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। इसके अंदर क्या क्या हुआ? सबसे पहले गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस रिड्यूस किए गए, फॉरेन कंपनीज़ को एंट्री मिली इंडिया में। ठीक है, एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, कि फॉरेन के कंट्रीज़ जो हैं वो डायरेक्ट हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने कंपनीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके हेल्प से, लिबरलाइजेशन के हेल्प से प्राइवेट सेक्टर का ग्रो हुआ। पहले एक गवर्नमेंट कंपनीज़ टेलीकॉम सेक्टर में थी, पर आज जियो, एयरटेल, वोडाफोन सब प्राइवेट कंपनीज़ हैं, क्योंकि लिबरलाइजेशन ने उन्हें अलाउ किया हुआ है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या है? एयर इंडिया जब टाटा ग्रुप को बेच दी गई, तब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बना प्राइवेटाइजेशन का। ऐसे बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन का एग्जाम्पल है, बट अभी रिसेंट का ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो फर्स्ट थिंग इज़, प्राइवेटाइजेशन में ट्रांसफ़र किया जाता है पब्लिक सेक्टर के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो कंपनीज़ होती हैं, उसको प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उसे अच्छे से ऑपरेट कर सके और सर्विसेज बेस्ट प्रोवाइड करे। ये इंप्रूव करता है एफिशिएंसी को, यानी कि कम कॉस्ट में ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करना। प्रॉफिटेबिलिटी को, हमारे देश की जीडीपी ग्रो करती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके देता है। अकाउंटेबिलिटी को, वो अकाउंटेबल हो जाते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर को, पब्लिक गवर्नमेंट को। ठीक है, ये इंकरेज करता है कंपटीशन और इनोवेशन। प्राइवेट सेक्टर अर्न करेगा तो बहुत सारे प्राइवेट कंपनी जो है वो इस मार्केट में कूदेंगी और वो खुद के उसी सेक्टर में बिजनेस करेंगी। सो कंपटीशन बढ़ेगा और नए नए इनोवेशंस इंकरेजमेंट मिलेगा। ये गवर्नमेंट के बर्डन को रिड्यूस करता है। गवर्नमेंट एक टाइम पे बहुत सारे सेक्टर्स में अपना फोकस नहीं मेंटेन कर सकती है, इसके लिए वो गवर्नमेंट का बर्डन जो है वो रिड्यूस कर देता है। इसके एग्जाम्पल हैं एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन, टेलीकॉम सेक्टर रिफॉर्म्स। एक और एग्जाम्पल है बीएसएनएल, और अभी जो गवर्नमेंट के पास है, इसीलिए उनकी सर्विसेज स्लो हैं, जबकि जियो और एयरटेल फास्ट और इनोवेटिव है, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर में है। ठीक है,
सो गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है कंपनीज़ पे, ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों में फोकस करना पड़ता है। सो वो प्राइवेटाइज़ कर देती हैं ऑर्गेनाइजेशन को और बिजनेस को। लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेसेस क्या हैं और उनके क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। जब आप एप्पल का आईफोन इंडिया में यूज़ करते हो और इंडियन टी लंदन में सोल्ड होती है, दैट्स इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस में वो सब एक्टिविटीज़ आती हैं जो जो 2 से ज़्यादा देशों के बीच होती हैं। ओके, सच एज एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, ज्वाइंट वेंचर्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं इंटरनेशनल बिजनेस के। ठीक है, ये लार्ज मार्केट को रीच करने में बेनिफिट करता है। इसके फैक्टर्स हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाती है, करेंसी एक्सचेंज में हेल्प मिलता है क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा देश के बीच ट्रांजैक्शन डन हो रहा है, ट्रेड रेट पॉलिसीज़ जो है वो कम हो जाती हैं। इसका बेनिफिट है कि हम बहुत लार्ज मार्केट को रीच कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट एक्सेस कर सकते हैं रिसोर्सेज को, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है। जितने भी बिजनेस होते हैं वो अगर मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनका प्रॉफिट ज़्यादा होता है क्योंकि वो डिफरेंट नेशंस में अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं। बट इसके चैलेंज भी हैं। चैलेंज ये है कि कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं, आपको उनके बारे में स्टडी करनी होती है और उनके कल्चर के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करा के उनको सेल करना पड़ता है। टैरिफ होता है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा टैक्स पेमेंट करना पड़ता है उस गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, और ग्लोबल कंपटीशन होता है। सो ये था इंटरनेशनल बिजनेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? WTO। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1995 में। इसका हेड क्वार्टर है जिनीवा में। ये प्रमोट करता है फ्री और फेयर इंटरनेशनल ट्रेड को, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं 2 कंट्रीज़ के बीच, उनमें अगर कोई फाइट होती है, कोई झगड़ा होता है, कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, तो WTO एक ग्लोबल रेफरी बन जाता है और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। 1995 में बना जेनेवा हेड क्वार्टर। ठीक है, 160 प्लस मेंबर कंट्रीज़ इसमें रजिस्टर हैं और 160 प्लस मेंबर हैं इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। फ्री और फेयर ट्रेड प्रमोट करता है, यही इसका मेन गोल है। इसका फंक्शन है, ये टैरिफ को रिड्यूस करता है, डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, ट्रेड बैरियर को कम करता है। ठीक है, इंश्योर करता है कि जो भी ट्रेड हो रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट हो 2 नेशन के बीच में और नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो। किसी भी प्रकार का किसी भी कंट्री के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, कोई टैरिफ के साथ छेड़खानी ना हो, और बाकी फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो। ओके, नाउ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, दिस इज समथिंग न्यू एंड यू शुड नो। IMF को समझो एक फाइनेंशियल डॉक्टर जो देशों के इकोनॉमिक हेल्थ को ठीक रखता है। ठीक है, ये IMF क्या है? ये एक डॉक्टर है, फाइनेंशियल डॉक्टर, जो देश के इकोनॉमिक हेल्थ को ठीक रखता है। कैसे? सबसे पहले 1944 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, में बना है ये, और 190 प्लस मेंबर्स हैं कंट्रीज़ के इस IMF में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है कंट्रीज़ को। ठीक है, ये इंश्योर करता है ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन। ग्लोबल लेवल पे पैसे की जो कॉपरेशन होती है, अगर किसी भी बिजनेस को कोई पैसे की दिक्कत आ रही है तो इसको कॉपरेट करता है और उनको प्रोवाइड करता है फाइनेंस। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करता है और बैलेंस्ड ट्रेड करता है, बैलेंस ट्रेड प्रमोट करता है। ठीक है, ये सपोर्ट करता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को और रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी को। 1991 में जब इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स में सिर्फ 2 वीक का इंपोर्ट कवर करते थे, IMF ने लोन देकर हेल्प की थी। याद होगा आपको, आपने इकोनॉमिक्स में इसे पढ़ा होगा, और यही मूवमेंट है जब इंडिया ने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था। ओके, अब देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या है और इनके क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1944 में। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। इसके 2 मेन पार्ट होते हैं, IBRD एंड IDA। ओके, लेट मी नो, IBRD इसका एक पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट हो गया IDA। ओके, सो इसके ये 2 मेन पार्ट होते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, एजुकेशन, हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स, पॉवर्टी रिडक्शन, ये सब इसका लॉन्ग टर्म मेन गोल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये मैनेज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंडिया के एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए GPS की तरह काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर बनाई जाती है ये इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसका ऑब्जेक्टिव होता है एक्सपोर्ट प्रमोट करना और इंपोर्ट को रेगुलेट करना। ठीक है, ये फोकस करता है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में और इंपोर्ट को रेगुलेट करने में। इंसेंटिव प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर्स को, और ये ऑल्सो फोकस करता है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे बड़े और मैसिव प्रोजेक्ट्स पे और उनको प्रमोट करने पे। ठीक है, ये रीसेंट पॉलिसीज़ जो भी बनानी है
उसको इंटीग्रेट करता है ग्लोबल वैल्यू चेन्स के साथ। मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि फॉक्सकॉन और सैमसंग इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं क्योंकि PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दी जाती है, उन्हें इंसेंटिव मिलती है ऐसे प्रोडक्शन को इंडिया में बढ़ाने के लिए, और ये इसके इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर आता है। ओके, अब कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन, अगर आप बिजनेस या MBA कर रहे हो तो ये टॉपिक आपका बैकबोन है। बिजनेस इन्वायरमेंट डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, और बिजनेस इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट जो है वो डिसीजन पे, गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस पे, सारी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जैसे जो स्कीम्स हैं, जो बड़े बड़े हमारे बिजनेस के पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, जो डिसीजंस लिए गए वो इकोनॉमिक्स को सेव करते हैं एक परफेक्ट इकोनॉमिक बनाने में। जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये सारे ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करते हैं ताकि स्मूथली बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में रेगुलेशन हो ट्रेड का। इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी स्ट्रेंथ करती है ग्लोबल इंटीग्रेशन को, बहुत सारे अलग अलग नेशन के बीच में यूनिटी रहे, ग्लोबली वो इंटीग्रेट हो, एक साथ जुड़े रहे, वो अंडरस्टैंड करना, ये सारे क्रूशियल कॉन्सेप्ट को कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल है कि जोमेटो और बाइजू जैसे स्टार्टअप्स इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच पाए क्योंकि उन्होंने बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस को अच्छे से समझा, और इसीलिए वो आज एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुके हैं और लगभग बहुत सारे कंट्रीज़ में वो ऑपरेट करते हैं। सो क्लास, अगर आपको ये सेशन वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो, कमेंट करो एंड डू सब्सक्राइब, और हमारे साथ जुड़ जाओ, बी अ फैमिली, जहाँ नॉलेज मिलेगा रियल वर्ल्ड कनेक्शन के साथ। सो थैंक यू सो मच।